वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। जैसा कि कल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला था कि नोटबुक एडुकेयर के टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल रहे थे। तो हम लोगों ने उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और आज से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। पहले बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री के लास्ट वीडियो में 2024 के क्वेश्चंस बैंक्स को कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने लास्ट व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 टू 50 हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया था। आज हम लोग 51 टू 70 जो क्वेश्चन नंबर है ऑब्जेक्टिव्स का उसको देखेंगे और देखते हैं आगे की ओर कि क्वेश्चंस में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है और उसका सॉल्यूशंस क्या होगा। चलिए बिना कुछ देर किए हुए अपनी क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस में आपको कहा जा रहा है कि क्लोरोएमीन टी है एक। क्लोरोएमीन टी क्या है ना। देखिए बच्चों, क्लोरोएमीन टी की अगर हम लोग संरचना बनाए तो संरचना किस प्रकार से होगी, संरचना सूत्र देखिए। क्लोरोएमीन टी की बात हो रही है। बेंजीन रिंग के एक वलय पर CH3 होगा, दूसरे वलय पर सल्फर होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, सल्फर होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, नाइट्रोजन होंगे जिससे एक Cl जुड़ेंगे और एक Na जुड़ेंगे। इसका मतलब अगर इसका अणुसूत्र देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, क्या हो रहा है बच्चों, CH3 C6H4 SO2 एंड NCl और Na, है ना। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, क्लोरोएमीन टी का। अब कहता है ये क्या है ना। तो ऑप्शन में क्या मिला है, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायोरेटिक, है ना। देखिए सल्फर है, सल्फर जीवाणु नाशक होता है, कीटनाशक होता है ना। किसी भी सरफेस पे अगर हम लोग कीटाणु जम जाता है तो उसको मारने का काम सल्फर जहरीली प्रकृति का होता है, तो सल्फर क्या करेगा, तो मारने का काम करेगा। देखिए आपके पास ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तो पहला ही होना है ना। एंटीसेप्टिक की बात है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, रख रखाव के लिए, बचाव के लिए। जैसे हमें कहीं पे कट जाता है, कहीं पे छिल जाता है तो हम लोग क्या, डेटॉल से उसको साफ कर लेते हैं, दैट इज एंटीसेप्टिक। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक जो होता है बच्चों, वो दर्द का दवा होता है, आपके शरीर में बॉडी पेन होता है तो एनाल्जेसिक का यूज करते हैं। और एंटीपायरेटिक, तो एंटीपायरेटिक जो होता है बच्चों, वो बुखार का दवा होता है ना, ज्वर को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्लोरोएमिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C6H4 SO2 NCl और Na, जिसका संरचना सूत्र कुछ इस तरीके से होता है। ये आप मैंने यहाँ गोल जो घेरा है वो आपको समझाने के लिए घेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपचार निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है ना। तो हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइड्राजीन जो होता है, हाइड्राजीन क्या है बच्चों, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइड्राजीन जो होता है बच्चों वो होता है एन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है एन एच टू, इसको हम लोग बोलेंगे N2H4, इसी को हम लोग हाइड्राजीन कहते हैं। तो हाइड्राजीन का उपयोग किसमें किया जाता है, मलेरिया, है ना। तो आपको पता होगा मलेरिया में क्लोरोक्विन नाम का जो दवा होता है उसका यूज किया जाता है ना। टाइफाइड, कोलेरा टाइफाइड जो होता है वो दस्त के कारण होने वाला दवा है, कोलेरा में भी नहीं करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग या स्किन से संबंधित बीमारी कैंसर, उसके इलाज में, या तो क्षय रोग में या कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में किसका यूज किया जाता है, तो हाइड्राजीन का यूज। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। अगले क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन एक अल्कालाइड है। अल्कालाइड कहने का मतलब कि जो आपके मानसिक क्षमता को परिवर्तित कर देता है, आपके दिनचर्या को खराब कर देता है, वैसे ही केमिकल्स को, वैसे ही रसायन को हम लोग अल्कालाइड कहते हैं, है ना। तो देखिए निकोटीन, निकोटीन तंबाकू, निकोटीन तंबाकू में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अब जैसे निकोटीन तंबाकू का सेवन करेंगे, सर में चक्कर आना, बेहोश, है ना, या फिर आपकी मानसिक संतुलन खराब हो जाना कुछ समय के लिए, चक्कर आना, ऐसा कुछ बीमारी। एट्रोपिन उसी तरीके का है, कोकेन इसी प्रकार का एक ड्रग्स है ना। तो सबसे अब क्या होती है, मानसिक स्थिति में परिवर्तन आती है, अर्थात कि हम अपनी हमारा जो दिनचर्या होता है, हम जो डेली का काम करने वाले थे, डेली लाइफ होता है, वो हमारा प्रभावित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्कालाइड का आंसर क्या होगा, तो सभी। इसमें से अल्कालाइड्स कौन से हैं, तो अल्कालाइड्स सभी हैं, अल्कालाइड्स, है ना, सभी अल्कालाइड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है। तो आपको पता होगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है, और कृत्रिम रबर ब्यूना एन और ब्यूना एस है। क्या है, कृत्रिम रबर कौन, प्राकृतिक रबर कौन है, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आपके पास कौन है, आइसोप्रीन, और कृत्रिम रबर ब्यूना एन और ब्यूना एस है। तो औद्योगिक संश्लेषण के लिए, औद्योगिक रूप से जो उद्योग में बनाए गए थे, पहले ब्यूना एन को बनाए गए थे, तो बनाए गए थे ब्यूना एन को। तो इससे भी क्वेश्चन होता है कि औद्योगिक रूप से बनाया जाने वाला प्रथम रबर कौन है, तो ब्यूना एन है, ठीक है, बाद में ब्यूना एस को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन, क्वेश्चन ढक गया है ना, देख लिया जाए फिर से क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो नायलॉन बनाने में कौन प्रयुक्त होता है, तो एपिडिक एसिड प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रयुक्त होता है, एपिडिक एसिड प्रयुक्त होता है। देखिए एथिलीन है, तो इससे क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। इथीन से क्या बनता है, इथीन का बहुलीकरण कराते हैं तो पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन दो प्रकार का होता है, एक होता है एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक होता है एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो एलडीपी जब हम लोग उच्च ताप एवं दाब पर इथीन का बहुलीकरण करा देते हैं तो एलडीपी बनता है। वहीं इथीन का ही बहुलीकरण उच्च ताप एवं दाब पर जिगलर नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देते हैं तो एचडीपी का निर्माण होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है। आपको पता ही होगा आइसोप्रीन के बारे में अभी अभी चर्चा हुई है। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है, तो आंसर क्या होना है, एपिडिक एसिड। तो एपिडिक एसिड का जो फॉर्मूला सूत्र होता है किस तरीके का होता है ये देखिए। एपिडिक एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर आपके पास है क्या, ओ एच, यहाँ पर भी आपके पास ओ एच, है ना, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ये एपिडिक एसिड का सूत्र है। अगर इसको फॉर्मूला सूत्र में लिखें, संरचना सूत्र है ये, अगर फॉर्मूला में लिखेंगे तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं कार्बन का, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, है ना, C6H, एच कितने मिलने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 और 2 10, H10 और O4। हाँ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना है किसका, एपिडिक एसिड का। क्या होना है, C6H10O4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि F2CCF2 मतलब टेट्राफ्लोरोइथीन, कितना फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है। टेट्राफ्लोरोइथीन के बहु किसका मोनोमर है, टेट्राफ्लोरोइथीन किसका मोनोमर है, मोनोमर मतलब एकलक। आप पॉलीमर चैप्टर पढ़े होंगे, बहुलक, है ना, तो बहुलक में
जब एकलकों का बहुलीकरण होता है तो बहुलक का निर्माण होता है, और बहुलक जिन एकलकों से मिलकर बना होता है, जिन इकाई इकाई अणु से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एकलक कहते हैं। तो इसमें से कौन सा एकलक, किसका एक क्या, क्या है आपके पास? F2C और डबल बॉन्ड CF2 मतलब टेट्राफ्लोरोइथीन, निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो टेफ्लॉन का मोनोमर है। किसका मोनोमर है बच्चों? टेफ्लॉन का मोनोमर है ना। जब आप F2C डबल बॉन्ड CF2 का बहुलीकरण कराते हैं, बहुलीकरण कराते हैं तो देखिए, जैसे ही बहुलीकरण कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और बनता है क्या? CF2, है ना, सिंगल बॉन्ड CF2, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये n संख्या में मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। कितनी संख्या में जुड़ेगा? n संख्या में मॉलिक्यूल जुटेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोल पढ़ा जाता है टेफ्लॉन। क्या पढ़ा जाता है? टेफ्लॉन, है ना। टेट्राफ्लोरोइथीन किसका एक किसका मोनोमर है? तो टेफ्लॉन का मोनोमर, है ना। एकलक है, मोनोमर का हिंदी क्या होता है? एकलक। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, धातु कौन सा है? तो कॉपर। तो आपको पता है कि कॉपर संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे कॉपर पायराइड CuFeS2, है ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो होता है ये भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है एल, जैसे बॉक्साइट के रूप में, है ना। इसके रूप में बॉक्साइट के रूप में, क्रायोलाइट के रूप में। Fe भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। लेकिन Au स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों? मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ये इस पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये भी क्वेश्चन आपको आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से। तो सभी अयस्क खनिज हैं, सभी खनिज अयस्क हैं, एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता है और एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक बात है, आपको बता दें खनिज क्या होता है। तो खनिज कहता है ऊपर पट्टी में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, उसे खनिज कहते हैं। मतलब कि उसके लिए लागत कुछ भी लग सकता है, यानी निष्कर्षण कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस लेंदी हो, शॉर्ट हो, उसे मतलब नहीं है ना। खर्च कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उसे मतलब नहीं है, तो उसको खनिज बोलेंगे। लेकिन खनिज में ही वैसे खनिज जिनसे सरलता पूर्वक और कम लागत पर धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सभी अयस्क खनिज है ना। बिल्कुल सही बात है, सभी खनिज अयस्क हैं। देखिए आपको एक स्टेटमेंट लिखाए थे हम कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या मिलना है आप लोगों को बच्चों? सभी अयस्क खनिज हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत कर्म का उपयोग होता है ना। वैद्युत कर्म, तो विद्युत अपघटन द्वारा किसका हम लोग निष्कर्षण करते हैं? तो याद होगा सोडियम का जो निष्कर्षण होता है विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। किसका निष्कर्षण? सोडियम का जो निष्कर्षण करते हैं हम लोग विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं। सोडियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या कर लेंगे, सोडियम NaCl का घोल बना लेंगे। NaCl को घोल बना करके और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ट्यूब में डाल देंगे NaCl के घोल को, है ना, जिसको विद्युत अपघटनी शेल में, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। इस जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एनोड और कैथोड होगा। तो कैथोड पर आपके पास Na प्राप्त हो जाएगा, Cl का प्राप्त हो जाएगा, एनोड पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जस्ट अपोजिट होता है, एक बात याद रखिएगा, जो प्लस चार्ज होगा उस पर माइनस वाला प्राप्त होगा। तो NaCl जल से जल में घुलेगा,
Na+ बनाएगा और प्लस Cl- बनाएगा। तो विद्युत अपघटनी सेल में जो, याद रखना है, विद्युत अपघटनी सेल का जब निर्माण होता है तो विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड जो होता है, कैथोड, वो कैथोड जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें से कौन कहाँ आ जाने वाला है, ये एनोड पर जाने वाला है कि कैथोड पर जाने वाला, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में एक आता है जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है ना। तो अभी अभी हमने बताया है कॉपर पायराइट का नाम, अक्सर मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन पहले मैंने बताया कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CuFeS2। देखिए ना, कॉपर भी धातु है और लोहा भी धातु है, और ऑप्शन में यही पूछ रहा है निम्न में अलग अलग धातु उपस्थित होने वाले वह अयस्क हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉपर पायराइट हो जाएगा। पहले से ही मैंने आउट कर दिया था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है इसको देखिए। तो बच्चों अगले क्वेश्चंस में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चंस है, कहता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है और कहता है निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। चलिए देखिए, आपको पता है इसको सॉल्व करने का सही तरीका। देखिए एस के पास आपको पता होगा कि एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, एस के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एस के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एस है, तो ये 1s बना दीजिए। 2s, ये 2s के पास भी एक ही ऑर्बिटल होगा। उसके बाद p के पास तीन ऑर्बिटल होता है, तीन कक्षक होते हैं, है ना। ये है 2p, देखो इसको बोलते हैं px, इसको बोलेंगे py, इसको बोलेंगे pz। ठीक है, तो और एक कक्षक में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऐसा प्रावधान है, क्षमता एक कक्षक में दो ही इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है एक कक्षक के पास। देखिए 1s, तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 2s में भी दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। देखिए 2px, तो px आप 1 दे दिया, मतलब px के में एगो इलेक्ट्रॉन है ना। फिर 2py1, मतलब 2p के y में भी एगो इलेक्ट्रॉन है ना। और 2pz, z में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए व्यवस्थित हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, दो, दो चार तीन, सात। इसका मतलब कि सात परमाणु क्रमांक किसका होना है, किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो इसमें किस तत्व का परमाणु क्रमांक 7 होगा, तो आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। क्या होगा आंसर बच्चों, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन 9, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका 1 होता है, इसका 7 होता है, इसका 9। आंसर इसका होना है 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बच्चों आगे आगे की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको देखिए। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला है, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाला गैस यानी लाफिंग गैस, है ना, हास्य गैस। तो आप पढ़े थे क्या, N2O, क्या पढ़े थे, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को क्या पढ़ते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा दिख रहा है बच्चों, है ना, तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, हंसाने वाला गैस होता है, सूत्र क्या होगा, N2O, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बच्चों, ये देखिए। अगले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, निम्नलिखित में किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, पेरियोडिक टेबल में वर्ग 16, यहाँ पे ये मिस राइट है ना। देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बीच का बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, एस के बीच की होगी, एस सी के बीच होगी, टी के बीच होगी। देखिए वर्ग 16 के तत्व की बात है, और सब में देखेंगे तो प्रॉपर्टीज होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बंधन ऊर्जा के मान में, सेम तत्व के साथ अगर बंधन बन रहा है तो बंधन ऊर्जा के मान में क्रमशः कमी आती है। लेकिन सल्फर का जो बंधन ऊर्जा होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है ना।
तो इसका जो सल्फर का ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बंधन ऊर्जा होता है लगभग 138 किलो जूल प्रति मोल होता है, किलो जूल प्रति मोल होता है ना। इसके बीच अगर किसका देखते हैं सल्फर सल्फर, तो 213 किलो जूल प्रति मोल होता है ना। तो अब इससे धीरे धीरे घटेगा ही, तो ये एक्सेप्शन है, क्या हो जाएगा आंसर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आगे बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है ना। तो हीरा आपको बताए थे आप लोगों को क्लास में कि हीरा की जो संरचना होती है वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। जैसा कि देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये डायमंड है ना। और डायमंड में सभी कार्बन sp3 प्रसंकरित होते हैं। डायमंड में सभी कार्बन क्या होते हैं, sp3 प्रसंकरित होते हैं। और वह एक श्रृंखला का, बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। में दो कार्बन के बीच की जो बंधन दूरी होती है लगभग 154 पिकोमीटर होता है। कितना होता है, 154 पिकोमीटर। अगर एंगस्ट्रम में देखेंगे तो 1.54 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। देखिए आपके डायमंड का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से ही मिलेगा, है ना। अब जहां से जो आगे की ओर बढ़ेगा उसको बढ़ाते चलिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ाते चलेंगे। देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ाते चलेंगे इस तरीके का संरचना। ठीक है, अब इसके बीच से कैसे ले लेंगे हम लोग, डायमंड के काट पृष्ठ का क्षेत्र जो संरचना होता है वो इसी प्रकार का, डायमंड के काट पृष्ठ का जो संरचना होता है वो इसी प्रकार का होता है बच्चों। ध्यान से देख लीजिए, डायमंड के काट पृष्ठ का संरचना इस प्रकार का हो। और जहां से जिस तरीके से आगे बढ़ेगा बढ़ा देंगे तो इसमें जितने सारे कार्बन होंगे, जितने सारे आपको ये दिख रहे हैं जंक्शन, जितने सारे जंक्शन दिख रहे हैं सभी पे कार्बन मॉलिक्यूल उपस्थित है, सभी पे कार्बन मॉलिक्यूल उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन जो होता है वो sp3 प्रसंकरित होता है ना। और बंधन दूरी जो होती है वो 1.54 एंगस्ट्रम होता है, या 154 पिकोमीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 154 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, डायमंड है। तो हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। देखिए हीरा में कार्बन परमाणु सहसंयोजी बंधन का निर्माण किया है। तो परमाणु जब साझा करके कोई ठोस का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी ठोस कहते हैं। इसी को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं किसको, सहसंयोजी रवा को नेटवर्क रवा भी कहते हैं। अगला को देखिए आणविक, तो जो आणविक अणु से मिलकर बना होता है उसे आणविक ठोस कहते हैं। धातुई रवा जो सिर्फ पॉजिटिव आयन से मिलकर बना होता है, बहुत अधिक संख्या में धन आयन से मिलकर बने होते हैं, उसको हम लोग धातुई रवा कहते हैं। जैसे कॉपर है, लोहा है ना, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब धातुई रवा है। आयनिक जो धन आयन तथा ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं उसे आयनिक रवा कहते हैं, जैसे NaCl वगैरह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, NaCl रवा की संरचना होती है। NaCl रवा की संरचना कैसी होती है बच्चों, तो FCC थोड़ा अलग केंद्रित होता है, षटकोणीय नहीं होता, क्या होता है FCC अलग केंद्रित घनीय संरचना होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक क्यूब है ना, ये क्यूब है, ये एक क्यूब है, घन है ना। तो घन में क्या करता है NaCl, तो Na जो आपके पास NaCl है, Cl जो होगा यहाँ पर प्रत्येक कॉर्नर पर होगा, Na उसके बीच में होगा। ठीक है, तो NaCl तो सतह सभी कॉर्नर पर होंगे एटम्स। तो 4 कॉर्नर, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 कॉर्नर। उसके बाद आपके पास एलिमेंट और कहाँ होंगे एटम्स, तो एवरी सरफेस के सेंटर में, एवरी सरफेस के सेंटर्स में होंगे। ये ऊपर का सतह है तो ये नीचे की सतह में होगा, है ना।
एवरी सेंटर में होगा तो कितना हो गया 1 2 3 4 आपके पास ये अंदर की सतह पर है 5 ये अंदर की सतह पर है 6 देखिए 2 2 4 2 6 यहाँ पर देखिए आपके पास दो तरीके से मैंने एटम्स को दर्शाया है ना। तो देखिए यहाँ पर एक Na है और एक Cl है। तो फलक केंद्रित तो फेस के सेंटर में जब उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं फलक केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। तो रवाहीन ठोस की बात हो रही है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस की बात हो रही है, एमॉर्फस सॉलिड की बात हो रही है, ये कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है। तो रवाहीन मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड है ना, अक्रिस्टलीय ठोस। तो अभी अभी पढ़ा है हीरा सब्कन्यूली क्रिस्टलीय ठोस होता है। ग्रेफाइट उसी का एक प्रारूप है ना, जिसको अपरूप हम लोग कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, तो ग्रेफाइट भी सहसंयोजी ठोस है। साधारण नमक अभी मैंने एग्जांपल्स दिया, साधारण नमक NaCl बताया था, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाना है बच्चों, कांच हो जाना है। क्या हो जाना है, कांच हो जाना है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि कांच ही क्या होगा, रवाहीन ठोस होगा और क्रिस्टलीय ठोस होगा। ठीक है, तो कांच और क्वार्टज दोनों, एक क्वार्टज भी और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो क्वार्टज को हम लोग कांच में बदल देते हैं, क्वार्टज को उच्च ताप पर गर्म कर और शीघ्रता से ठंडा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, क्वार्टज कांच में परिवर्तित हो जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्वार्टज कांच से किस प्रकार भिन्न है और क्वार्टज को कांच में किस प्रकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। यदि आप पढ़े हैं तो हमें कमेंट करें, नहीं तो मैं अगले वीडियोस में इसका आंसर बताता हूँ। मुझे ऐसा ना मत समझना कि सर को पता नहीं है ना, आप कमेंट कीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। अगला कहता है 67 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टफल के रिक्ति कितने गोलों से घिरे होते हैं। तो अष्टफल के रिक्ति किसमें होता है, जब आपका FCC क्रिस्टलीकृत होता है ना। जब कोई एटम्स FCC में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं तो उसमें अष्टफल के रिक्ति का निर्माण होता है। तो अष्टफल के और चतुष्फल के दोनों रिक्ति का निर्माण होता है। तो FCC में परमाणु की संख्या के बराबर होते हैं अष्टफल के रिक्ति, यानी जितना परमाणु की संख्या होगा उतना ही अष्टफल की रिक्ति की संख्या होगी। ठीक है, तो अष्टफल की रिक्ति परमाणु की संख्या के बराबर होगा और चतुष्फल की रिक्ति की जो होती है वो परमाणु की संख्या के दुगुना होता है, 2n के बराबर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है अष्टफल के रिक्ति कितने गोलों से घिरे होते हैं, मतलब अष्टफल के रिक्ति का निर्माण कितना गोला से होता है, तो 6 गोला से होता है। कितने गोला से होता है बच्चों, 6 गोला से होता है। कैसे होता है उसको देखिए, ये 6 गोला से अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है। कैसे, तो आपके पास ये गोला है ना, ये गोला है और ये गोला है, सपोज कर लीजिए। तो हमने क्या किया, इसको मैच कर दिया है। चलिए देखिए, हम इसको इससे मैच कर रहे हैं, है ना। फिर ये आपके पास अलग प्रकार का 3 गोला हम ले लेते हैं। ये गोला है, ये गोला है आपके पास, ये गोला है आपके पास। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। इसको इससे मैच कर दिए, इसको इससे मैच कर दिए, है ना, इसको इससे मैच कर दिए, इसको भी इससे हम लोग क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। देखिए, इससे इसको भी मैच कर दिए। अब हम सबको मैच करते हैं तीसरे कलर से। देखिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक अष्टफल की रिक्ति बन करके तैयार हो रहा। अब जो ये डमरू के सबका देख रहा है, आपको ये अष्टफल की रिक्ति का निर्माण कर लिया है। तो अष्टफल की रिक्ति की संरचना इसी प्रकार की, कितने गोले से, 3 3 6 गोले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको एक बातें याद रखनी है बच्चों कि आयतन, क्या बच्चों, आयतन, आयतन ताप पर निर्भर करता है, आयतन ताप पर निर्भर करता है ना, और द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान नहीं। तो यहाँ पर दे रहा है क्या, मोलरता। तो आपने मोलरता का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ के जितने ग्राम समतुल्यांकों की संख्या उपस्थित होती है, सॉरी, 1 लीटर विलयन में जितने विलय के जितने मोलों की संख्या उपस्थित होती है,
समतुल्यांकों की नहीं। वो हमने आपको डेफिनेशन बता दिया किसका, आपको बता दिया मैंने आपको नॉर्मलता का, ठीक है। तो आप मोलरता का डेफिनेशन क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में विलय के जितने मोलों की संख्या उपस्थित होती है तो क्या बोलेंगे, मोलारिटी कहते हैं, है ना। तो लीटर की बात हो रही है, तो लीटर में किसको मापते हैं, आयतन को मापते हैं। नॉर्मिटी में क्या कहता है, जिसको सामान्यता कहते हैं, अभी बता रहे थे हम आप लोगों को कि 1 लीटर बिलियन में विलय के जितने ग्राम समतुल्यांकों की संख्या उपस्थित होती है वो नॉर्मलता होती है, सामान्यता होती है ना। तो इसमें भी लीटर की बात आई, मतलब आयतन की बात हो रही है। फॉर्मलिटी, मोलारिटी का ही एक प्रावर्तित रूप है फॉर्मलिटी, है ना। इसमें भी आयतन की बात होगी। मोललता में आपने पढ़ा था कि 1 केजी विलायक में, अर्थात कि 1000 ग्राम विलायक में विलय के जितने मोलों की संख्या उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है ना। तो किलोग्राम की बात हुई मतलब द्रव्यमान, ग्राम की बात हुई मतलब द्रव्यमान, तो कौन नहीं होगा, मोललता। आंसर क्या हो जाना है, डी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में कौन रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो अब पढ़े थे विलियन, रॉल्ट के नियम अनुसार विलियन दो प्रकार का होता है, एक होता है आदर्श विलियन, एक होता है अनादर्श विलियन। तो आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन, तो अनादर्श विलियन जो होता है वो क्या करता था, अनादर्श विलयन से ही बना था कौन, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, स्थिर कौथी मिश्रण। स्थिर कौथी मिश्रण क्या होता है, तो आपको बताया गया था कि वैसे मिश्रण जो बिना अपने अवयव में विघटित हुए एक निश्चित तापक्रम पर आसवन की क्रिया कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, स्थिर कौथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर कौथी मिश्रण में ही डेविएशन की क्रियाएं होती है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है निगेटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो इसमें पूछ रहा है कौन धनात्मक विचलन को दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पर है बेंजीन और टोलुइन, यहाँ पर है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों जो है वह ऋणात्मक विचलन को दिखाने वाला है। तीनों क्या है, ऋणात्मक विचलन को दिखाने वाला है। कौन कौन, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये तीनों कैसा दिखाएंगे, निगेटिव डेविएशन को दिखाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, एक ये जो है बेंजीन तथा टोलुइन, बेंजीन तथा टोलुइन, इसको अगर संरचना सूत्र में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया बेंजीन और टोलुइन, है ना। बेंजीन लिंक के किसी एक बलय पर, बेंजीन लिंक के किसी एक बलय पर क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टोलुइन, CH3। इसीलिए इसको लिखते हैं क्या, C6H6, इसको लिखते हैं C6H5 और CH3। तो ये होता है टोलुइन और ये होता है बेंजीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन और टोलुइन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किसी विलयन के प्रासरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपको याद होगा प्रासरण दाब ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करके दिए थे हम लोग, क्या प्रूफ किए थे, पाई पाई भी बराबर एन आर टी, है ना। तो पाई भी बराबर एन आर टी, तो यहाँ पर से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, पाई बराबर एन बट्टा भी इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं। तो एन बट्टा भी जो होता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, सी। यहाँ सी क्या है, सी बराबर ये एन बट्टा भी क्या होता है, एन बट्टा भी बराबर क्या मिल जाता है, सी। एन बट्टा भी, एन बट्टा भी ये सी के बराबर होता है, और सी क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। किसमें, तो मोलारिटी में। कॉन्सेंट्रेशन किसमें होता है, मोलारिटी में। तो मोलारिटी में कॉन्सेंट्रेशन अगर हो जाती है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, पाई अपॉन सी बराबर आर टी, है ना।
ऑप्शन नंबर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पाई अपॉन सी इंटू आर टी कौन है? पाई अपॉन सी इंटू आर टी, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से वन बाय वन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने उसका डिस्कशन किया है ना। इस तरीके से मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दिया है। शायद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे वीडियो को YouTube पे देखते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो हमें लाइक और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। यदि हमें YouTube पे देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।